नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खजुराहो की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने यहां कई योजनाओं की सौगात आज दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या है केन बेतवा प्रोजेक्ट और इससे कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। केन बेतवा के संगम के साथ पीएम मोदी ने बुंदेलखंड की धरती में विकास का नया अध्याय लिख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 100वीं जयंती पर खजुराहो में डबल इंजन की सरकार ने केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि इस योजना से बुंदेलखंड की प्यासी धरा तर होगी, हर घर पानी पहुंचेगा, हर खेत खलियान में सिंचाई हो पाएगी। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने जहां अटल जी का नाम लिया तो बुंदेलखंडी में जनता को राम राम किया। ई बुंदेलखंड पे रहवे वाले सबई जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहां अटल जी के योगदान को याद किया तो पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड को कोई पैकेज नहीं दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के किसानों, यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी को भागीरथ बताया तो कहा कि इस योजना से पेयजल की समस्या दूर होगी, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हर घर जल पहुंचेगा। पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। दरअसल बता दें, केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या? केन और बेतवा बुंदेलखंड की दो सबसे बड़ी नदियां हैं। दोनों अलग अलग छोरों पर बहती हैं। यमुना की इन सहायक नदियों को एक लिंक कैनाल से जोड़ने की योजना है। छतरपुर और पन्ना जिले के बॉर्डर पर खजुराहो के करीब केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। इस बांध से 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए केन नदी का पानी निवाड़ी और यूपी के झांसी के बॉर्डर पर ओरछा के करीब बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़कर बर्बाद होते पानी को रोकने के प्रयास शुरू किए थे। 2003 में एमपी के तत्कालीन सीएम उमा भारती ने इस परियोजना को अमल में लाने का प्रयास किया, लेकिन 2003 में यूपी, एमपी और केंद्र के बीच MOU साइन हुआ। अब 22 साल बाद डबल इंजन की सरकार में ये साकार हो पाया है। माना जा रहा है कि इससे बुंदेलखंड में एमपी, यूपी के 14 जिले आते हैं। एमपी के 10 जिलों को फायदा होगा। पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के 1900 गांवों को लाभ मिलेगा। यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले के लाखों किसानों को फायदा होगा। 9.5 लाख किसानों को फायदा पहुँचेगा। 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट, 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट बनाया जाएगा। 44,603 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना का काम पूरा होने में 8 साल का समय लगेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने एमपी और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध परियोजना का शिलान्यास इसी महीने किया था, जिससे एमपी के चंबल से मालवा तक सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। साफ है, नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत कर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि नदियों के जल और संगम से विकास की नई परिभाषा लिखी जाएगी।
टीम न्यूज स्टेट। तो क्या बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर, यही सवाल है और यही मुद्दा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधींद्र मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है सत्य सर। डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और अंबिका शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन शुरुआत अंबिका जी आप ही के साथ करते हैं। बताइए किस तरह का आपको ये प्रोजेक्ट लगा, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को। बुंदेलखंड के 14 जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इसे किस तरह से देखती है? देखिए सोनी जी, इस परियोजना का शिलान्यास 2005 में हुआ था। तब से लेके अब तक ये सरकार क्या सो रही थी। पिछले 20-22 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और लगभग 12-13 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। बहुत लंबा समय इन्होंने ले लिया है। सरकार लगभग जो अधूरी पड़ी योजनाओं के लिए आपको अभी 90,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना है। ये पैसा कहां से आएगा? अभी माननीय मोहन यादव जी अपने कार्यकाल में लगभग 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। 5,000 करोड़ शायद कल ले रहे हैं 26 तारीख को, और अभी वित्तीय वर्ष में। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज मंच से कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई प्रोजेक्ट, कोई पैकेज बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च नहीं किया, जिससे जो जल संकट है उससे उबर पाए बुंदेलखंड वासी, एमपी वासी। अब या तो प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति को इस प्रकार की आधारहीन बात नहीं करना चाहिए। आएंगे आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रेम जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि बड़े लेट से याद आई भारतीय जनता पार्टी को केन बेतवा प्रोजेक्ट की। 2005 से तो ये लंबित पड़ा हुआ है मामला। देखिए, ये एक राष्ट्रीय परियोजना है और मुझे लगता है 2003 में श्रद्धेय अटल जी ने इसका स्वप्न देखा था, नदी जोड़ो योजना। तो लगभग 30 जगह चिन्हित करके पूरे भारत में नदी जोड़ो योजना परिकल्पना पर कार्य प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में इसका समूचा असर दिखा। चूंकि 2003 से 14 तक केंद्र की परियोजना में केंद्र ने क्या कार्य करा था, आदरणीय अंबिका जी बता दें। और 2016 से निश्चित तौर पर हम कार्य कर रहे हैं। 2016 और 17 में सैद्धांतिक मंजूरी के लिए लगभग 6 साल लगे। लगभग 5 बैठकें हुई जिसमें निर्णय नहीं हुआ। 6ठी बैठक में निर्णय हुआ, क्योंकि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी से मंजूरी लेनी होती है। तो समय सीमा के अनुसार बैठकों का दौर हुआ, सभी को जो है उससे जोड़ा गया और सभी से अपने पक्ष रखे गए। और चूंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी है, जो जल चक्र की मुख्य धारा होती, वायुमंडल और भूमि, इसको लेकर भी योजना बनानी थी और स्थानांतरण के लिए योजना बनानी थी। उसमें जो है चंदेलकालीन लगभग पुरातात्विक लगभग 42 जो तालाब है उनको लेकर योजना बनानी थी। जल संरक्षण अभियान, जल शक्ति अभियान को लेकर योजना बनानी थी निश्चित रूप से। इसलिए समय लगा, लेकिन हम आशान्वित थे और हम कार्य कर रहे थे। कांग्रेस की स्थिति यह है कि ना तो परियोजना लागू करना, ना परियोजना लागू होने के बाद में उससे लाभान्वित जो लोग हैं उनकी चिंता करना। लगभग जो है 10 जिले और 8.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा पड़ेगा, जो कांग्रेस के शासन में लगभग 7 लाख हेक्टेयर था 2003 में। मतलब जितना आपके शासन काल में रकबा होता था उससे अधिक एक परियोजना से मिलेगा। 65 लाख परिवारों को जो है जल से जोड़ा जाएगा और पेयजल की पूर्ति हो पाएगी। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक परियोजना है जिसका स्थानीय आत्मनिर्भरता की बात हो, जिसमें जो है औद्योगिक इकाइयां जो हम स्थापित कर रहे हैं हर जिले में उसका बात हो, और चाहे पलायन की बात हो, तो तीनों सेक्टर्स में निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन आएंगे और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि और मध्य प्रदेश का हित जो है निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होगा। ठीक है, यानी कि अंबिका शर्मा जी, डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, जो 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया केंद्र सरकार ने। और जो बात कहती है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अंबेडकर विरोधी हैं, अंबेडकर की विचारधाराओं को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इसका सीधा क्रेडिट आज प्रधानमंत्री ने मंच से अंबेडकर साहब को दिया है। उन्होंने कहा कि पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए सोनी जी, हमारा निवेदन भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आपके गृह मंत्री जी अंबेडकर का नाम फैशन के रूप में लेते हैं
और पूरे देश में। मैं तो पूछ रहा हूं कि अंबेडकर को क्रेडिट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष इसको सराहेगा, कांग्रेस इसको सराहेगी? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी फैशन के रूप में इनका नाम ले रहे हैं, गृह मंत्री जी के अनुसार कि वास्तव में दिल से नाम ले रहे हैं। पहले तो ये बता देना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि इसके पहले अभी कुछ दिन पूर्व सदन में माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ये कह चुके हैं कि यह फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहना। तो अंबेडकर जी का नाम प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, तो अमित शाह की दृष्टि में ये फैशन है, भारत सरकार की दृष्टि में ये फैशन है। कांग्रेस की नजरों में क्या है, तो बता दीजिए सर। कांग्रेस तो अंबेडकर जी को अपने सर पर आप तो मानेंगे कि बीजेपी अंबेडकर के पक्ष में है। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। बात पूरी सुन लीजिए पहले। लौटूंगा 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड। दूसरा मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर बुंदेलखंड में माननीय राहुल गांधी की पहल पर हजारों करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी ने दिए थे। और दूसरा राजघाट परियोजना हमारे यहाँ जो लागू है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, जिससे लाखों बीघा जमीन सिंचित हो रही है। ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सर, बुंदेलखंड की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के उन बुंदेलखंड में जो शुमार 4 जिले हैं उनके लिए कितनी बड़ी सौगात आज इसे कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे लॉन्च किया है, केन बेतवा लिंक परियोजना। किस तरह से देखते हैं आप अपने तजुर्बे के चश्मे से? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीजें यहाँ कंफ्यूजिंग दिख रही हैं मुझे, मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने रिवर लिंकिंग क्या है, ये वो सोच है या वो थॉट है जो इंडिपेंडेंस के बाद किसी नेता ने लिया था, वो थे बाबा साहब अंबेडकर। ये कहा उन्होंने, यानी कि उनका कहने का तात्पर्य था कि वाटर सिक्योरिटी कैसे हो, यानी कि पावर ऑफ वाटर, यानी जल की शक्ति को समझने का विजन कौन लेकर आया था। एक चीज अलग है, उसी का पार्ट है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत 30 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं उसके, हिमालय कंपोनेंट्स, और सेकंड कंपोनेंट्स है पेनिनसुलर कंपोनेंट के तहत ये दोनों प्रोजेक्ट, चाहे तो केन बेतवा की बात की जाए या पार्वती लिंक और चंबल का बात कहा जाए, तो ये देश के पहले 2 प्रोजेक्ट हैं जो ग्राउंड पर दिख रहे हैं। और आज केन बेतवा तो मध्य प्रदेश की धरती पर जिस विजन को, यानी रिवर लिंकिंग की विजन कौन लेके आए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे। वो उस सोच का एक विचार था, वो सोच का एक पार्ट है। ये उस सोच, वो बड़ी ओवरऑल सोच है, और ये रिवर लिंकिंग एक उसका छोटा पार्ट है। उस पार्ट पर अगर काम किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो विजन था, उसको कहीं ना कहीं गियर अप नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। लेकिन तो सर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम किया। आप लॉजिकल, आप बीच में टोकते हैं, लॉजिकल बात समझो पहले, जो डिबेट का विषय है उसको सामने आने दो। पहली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली मध्य प्रदेश को ये सौगात मिल रही है, यानी उनको रेस्पेक्ट मिल रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उनका विजन धरातल पर अगर कोई ला रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ला रहे हैं। और 2 बड़े प्रोजेक्ट देश में पहली बार अगर कहीं लॉन्च हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। देखिए, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एनवायरमेंटल हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि इनिशियल स्टेज पर हम खड़े हों तब ये कहा जा सकता है कि ये इसमें बनने में कम से कम 7 से 8 साल एक प्रोजेक्ट पर लगेंगे। 8 साल बाद क्या वनों की स्थिति होगी, क्या वाइल्ड लाइफ की स्थिति होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं विचार या कंसिडरेशन में ये केस होंगे। या डूब क्षेत्र में जो लोग आएंगे उनके बसाहट के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर प्रश्न अभी उठाना मेरे ख्याल से लगता है जल्दबाजी होगी। तो ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार आने के बाद ये स्टेप जो लिए गए हैं, जिससे इसमें द्रुत गति से काम हुआ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए दोनों प्रोजेक्ट यहां पर धरातल की स्थिति में आ गए। एक तो धरातल पर आ गया जिसमें भूमि पूजन हो गया, और दूसरा भी अपकमिंग डेज में आई थिंक हो जाना चाहिए।
ठीक है, सुरेंद्र मोहन शर्मा है, वाटर ग्राउंड एक्सपर्ट है हमारे साथ। सुरेंद्र जी, जरा आपसे पूछूंगा कि इसके एग्जीक्यूशन में कितना वक्त लगेगा, कैसे एग्जीक्यूट पूरा जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का वो हो पाएगा, क्योंकि 9.5 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा सिंचाई के लिए, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट इसमें इसके तहत 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट बनाया जाएगा, तमाम सारी चीजें, 230 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। कितना वक्त लगेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर आम जनता को आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? इसके लिए जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है वो 2030 तक इसको कंप्लीट करना है आपको, और उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनका कि पर्ट चार्ट बन चुका है और काफी सारी एक्टिविटीज पैरेलल चलेंगी इसमें। उसमें लैंड एक्विजिशन भी है, उसमें टनलिंग भी है, उसमें कैनाल्स बनाना भी है, उसमें डैम बनाना भी है, और सबसे बड़ी बाधा जो थी वो टाइगर रिजर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति, वो भी मेरे ख्याल से दूर हो गई है। तो कोई बहुत ज़्यादा समय इसमें अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स में नहीं लगेगा। टेक्निकल काम जो ग्राउंड पे होना है वो 2030 तक हो जाएगा। जो भारत में स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ ये हमारे दो बड़ी समस्याएं हैं, और जो भारत में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हम बटे हुए हैं, उन 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की हर एक की अलग अलग उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो उनको हमको असेट्स में बदलना है। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमको मानना पड़ेगा। उन पूरे 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बाढ़ का हमको नुकसान झेलना होता है, और जहाँ पे कम पानी गिरता है वहाँ पर हम देखते हैं सूखा पड़ा हुआ है। तो इस वाटर इम्बैलेंस को हम बैलेंस कर सकते हैं वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। और ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट न केवल हमारे लिए सिंचाई में काम कर रहा है, बल्कि पेयजल की एक बड़ी प्राथमिकता जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में हर घर जल हर घर नल, उसमें भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये करीब 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगा। और मैं ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारी जो 85% नल जल योजनाएं हैं वो अभी ग्राउंड वाटर पे निर्भर है, और ग्राउंड वाटर की सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, अनियमित वर्षा के कारण, रिचार्ज कंपोनेंट में कमी के कारण, और इस वजह से जितना हम सतही जल पे शिफ्ट होते जाएंगे, और वो एक मैंडेट भी है सरकार का, बहुत पहले से एक मैंडेट है कि हमको हमारी जो ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाएं हैं उसको ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर में शिफ्ट करना है। तो उसको शिफ्ट करने में ये एक बड़ा स्टेप है। 62 लाख जनसंख्या कम नहीं होती है, उस 62 लाख लोगों को अगर हम ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये उनके लिए वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे लोग पानी के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम होगा ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और जब ये एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी साथ में आएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आएगा। लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स के पलायन की समस्या नहीं है। नहीं तो बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, पेयजल नहीं है। तो निश्चित रूप से पलायन की बड़ी समस्या थी, और इसीलिए बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ पे आने में कतराते थे। तो अब उनको भी ये एक एश्योरेंस रहेगा कि हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, हमारी इंडस्ट्रीज को पानी मिलेगा, पलायन की कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आपको खाद्यान्न की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जाती है। तो जब आपके पास ये दोनों समस्याएं हल होंगी तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ये सारी समस्याओं की वजह से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। वो इसका एक सेकंड इसका बेनिफिट है, साइड बेनिफिट बोल सकते हैं आपको। और डायरेक्ट बेनिफिट है एग्रीकल्चर में, डायरेक्ट बेनिफिट है पेयजल में, और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी, और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, जो 30 परियोजनाएं होने वाली हैं उनके लिए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो लर्निंग्स हैं वो हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट्स का काम करेंगी। और डेफिनेटली 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है, और इससे हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जो दूसरे हिमालयन रीजन में या हमारे प्रायद्वीप रीजन में जो हो रहा है, जो होने वाले हैं लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे डाउन साउथ हो, उसमें जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उसमें इन दो प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि ये पायोनियर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इनमें जो चैलेंजेस आने वाले हैं, इनमें जो लीगल और एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज आने वाले हैं, उनसे हमको अगली परियोजनाओं के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारे हार्टलैंड में हो रहा है, भारत के हृदय प्रदेश में हो रहा है, और यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली है। जियोलॉजिकली मैं बता दूं, ये ऐसा एरिया है जिसमें पेयजल की भारी समस्या है, ग्राउंड वाटर की बहुत बड़ी समस्या है, टोटल हार्ड रॉक एरिया है, रिचार्ज बहुत कम है।
इसमें अगर हम ग्राउंड वाटर की बजाय सरफेस वाटर को सप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए इससे मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद भी लगेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, यही सवाल है। मैं आऊंगा आपके पास सुधींद्र मोहन सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी। कांग्रेस कह रही है कि 2003 में उमा भारती की सरकार ने इसको अमल में लाने का प्रयास शुरू किया, तो सर 2003 से 2024 तक 19 साल अमल में लाने में कैसे लगे, कांग्रेस बार बार पूछ रही है। नहीं, देखिए इसीलिए तो 2003 से लेकर 2014 के मध्य में कांग्रेस की केंद्र शासित सरकार थी और अमूलचूल जो आवश्यकताएं थी, जैसे कई सारे विभागों से परमिशन लेनी थी, जब हमको हमारी सरकार होते हुए 2016-17 से लगभग 6 साल लग गए परमिशन लेने में, तो आप सोचिए कितनी भयावह परिस्थिति होगी जब कांग्रेस सत्ता में बैठी थी और हम प्रदेश के तौर पर उनसे अनुदान मांग रहे थे, उनसे परमिशंस मांग रहे थे। 2014 के पास कार्यों में तेजी आई, 2016 और 17 में बैठकों का दौर चालू हुआ, सिद्धांतिक मंजूरी हुई और लगभग उसके बाद में भी राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण की 6 बैठकें हुई है और 6 बैठकों के पश्चात मूर्त रूप लिया है। तो मुझे लगता है धरातल पर आने के लिए जो केंद्र और राज्य को मिलकर योजना चलानी थी और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश से समझौता हुआ 2021 में हुआ, बताइए उसके पूर्व में समझौता हुआ हो तो, और उसके बाद में सैद्धांतिक मंजूरी के बाद कैबिनेट ने उसको मंजूर करा और उसके बाद परियोजना का अंतिम चरण प्रारंभ हुआ और परियोजना को लागू करा। और दूसरा स्वामी जी, मैं 2-4 चीजें और बताऊंगा कि हमने तो वह परियोजनाएं भी आपकी पूर्ण करी जो कांग्रेस के समय दशकों से अधूरी थी। और आपने आदरणीय बाबा साहब का नाम लिया था, तो पीआईबी फैक्ट चेक में क्लिप काटू आप घोषित हो चुके हैं। पंच तीर्थों की बात हो तो महू में पंच तीर्थों में से एक बाबा साहब की जन्मस्थली को भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही डेवलप किया गया और पंच तीर्थों को भी डेवलप किया गया। दूसरी बात है कि मैंने कहा कि बहुत सारी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना प्रारंभ हुई थी और उसको 4 दशक बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद पूरा करा गया। सरदार सरोवर परियोजना 60 के दशक में शिलान्यास हुआ था, उसको 2017 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण किया गया। अटल टनल का शिलान्यास 2002 में हुआ था और उसको 2014 में पूरा किया गया। असम बोगी ब्रिज 1998 में और 20 साल बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण किया। वैसे ही जम्मू एम्स की बात हो या उसके बाद में आईआईटी संबलपुर की बात हो, ट्रिची एयरपोर्ट्स की बात हो, आईआईटी भिलाई की बात हो, गोवा एयरपोर्ट की बात हो, लक्षद्वीप की बात हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस के शासनकाल में अमल में लाने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको एग्जीक्यूशन उनका हुआ। मुझे लगता है कि अंबिका शर्मा जी को जवाब इसका मिल गया होगा कि सर यूपीए की सरकार आने के बाद ये जो विकास के कार्य थे वो रुक गए, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। देखिए सोनी जी, इनको इस योजना के शुभारंभ में 22 साल लग गए हैं और इस योजना को पूरा करने में कितना वर्ष लगेगा कहते रहे सर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, ऊपर से केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी, कहां से करते थे? 11 साल से तो आपकी सरकार है, आप सो रहे थे क्या? 11 साल से आपको परमिशन नहीं मिल पाई, 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? दूसरा हमारा कहना ये है कि इस योजना, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते में है, अधूरी पड़ी हुई है। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए इन्हें 90,000 जल्दी से प्रेम प्यासी आपका जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जाऊंगा। पूरी बात सुन लीजिए। और वक्त सर कम है, कहीं ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, आपकी सरकार की अकर्मण्यता की शिकार न हो जाए। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने रहेंगी, उन चुनौतियों से कैसे आप निपटेंगे, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी, जल्दी से। देखिए चुनौतियां तो देश देख रहा है कि 2014 से लेकर 2024 के मध्य में एक भी आप आरोप लगाकर उसको सिद्ध कर पाए हो तो बता दीजिए। 2014 से 2003 के बीच में 2G, 3G, 4G, कोल और ए से लेकर जेड तक जितने स्कीम थे वो हुए और उसमें कन्विक्ट भी हुए। और दूसरी बात है कि अभी की सरकार देखिए 2014 में जैसे ही केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, हमने परियोजनाओं को मंजूरी, क्योंकि पर्यावरण हो, वन जलवायु परिवर्तन के लिए मंत्रालय हो, निश्चित रूप से सभी जगह परमिशंस लगती है और 2016 से सैद्धांतिक परमिशंस लगी हुई है। एक आखिरी सवाल, मैं आपकी बात सुन रहा था। सभी तरह की जो है मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। केन बेतवा लिंक योजना कैसे इसमें मील का पत्थर साबित होगी? और जैसा कि सुधींद्र जी ने बताया कि इंडस्ट्रियल विकास होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, तो मध्य प्रदेश और कैसे आगे उन्नति करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया
एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश का भी पार्ट जो बुंदेलखंड में आता है, इसमें एक ब्लॉट है, वो है माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स। इस पर जब तक पानी की कमी है तब तक इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर पानी वहां अवेलेबल होगा, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो मैंने पिछली बार भी कहा, तो वहां ना केवल इरिगेशन के लिए बल्कि यानी एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, जैसा कि मोहन यादव जी ने स्टेप लिया, आपने देखा RIC रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यानी कि जे डेवलपमेंट जो इनइक्वालिटी है उसको पाटने का एक बड़ा प्रयास है। तो डिस्पैरिटी जब कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा। मुझे वक्त ज्यादा बुंदेलखंड में अगर पानी उपलब्ध होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका आखिरी कमेंट रखने के लिए, बहुत शुक्रिया सुधींद्र मोहन जी आपका, सत्य प्रकाश जी आपका, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, अंबिका शर्मा आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस योजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, क्योंकि दावा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसी तरह का कर रही है। खैर फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट।